So welcome back to your favorite supermaster. Coming back to the topic, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ की ऐसी की तैसी कर दी थी फाइनली, और मैंने आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस भी कंप्लीट करा दिया, राइट। अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल में सोडियम का रिएक्शन। बेसिकली कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा एसिड सोडियम से रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, राइट। तो होता क्या है, देखो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा बचपन में, जब सोडियम के ऊपर हम पानी डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, राइट। और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, बिकॉज़ मेटल इज वेरी एक्टिव इन नेचर, राइट। और दूसरी चीज ये भी है कि वाटर के पास जो H है वो वहां पर एसिड की तरह बिहेव करता है और फिर वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मतलब H प्लस वो रिलीज करता है, H प्लस रिलीज करके H2 गैस को बाहर निकाल देता है और तुम्हारा NaOH का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो मतलब एसिडिक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन का होना जरूरी है तो कहाँ कहाँ पे ऐसे एसिडिक हाइड्रोजन हैं जहां पर की सोडियम रिएक्ट कर सकता है, आज की क्लास में हम वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर series, not even last topic, second last topic, that is basic strengths. Last topic would be the rearrangement of carbocation, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लिखते हैं हेडिंग बेटा। ओ बहुत सारे पेजेस पीछे हैं अभी तो यहाँ तक लास्ट क्लास में हुआ था हमारा, राइट। देखो सबको यहाँ तक तो क्लियर होगा, एकदम से वो क्लियर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता दो भैया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? चलिए ठीक है। तो आखिर कौन कौन है ऐसे जो रिएक्ट करेंगे, राइट, सोडियम के साथ? तो लिख लो बेटा हेडिंग, हेडिंग लिखो रिएक्शन विथ Na। तो सोडियम के साथ रिएक्शन जब पार्टिसिपेशन होगा तो कौन कौन कर रहा होगा? तो वो शुरुआत के तो कुछ तो आप लोगों को पता ही है, ये करते हैं, तो आपको बचपन से ही पता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं HF, HCl, HBr, HI और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता होगा, H2SO4, HNO3, सब के सब रिएक्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ ऐसा में आ जाते हैं, देखो ध्यान से, ये तो चार तो आपको दिख गए, चार के बाद पांच। मैं एक ऐसा जनरल फॉर्म लिख देता हूं, जैसे कहीं भी तुमको OH लगा हुआ दिख जाए किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, कोई पर्टिकुलर एसिड के अंदर, तो वहां पर आप इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लास्ट क्लास में याद हो, हमें लास्ट टाइम अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि OH जो होता है उसमें जो O के साथ H लगा होता है, तो H जो होता है वो एसिडिक होता है, जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन के निकलने के बाद O का माइनस होता है, और O का माइनस क्या होता है, कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। तो अगर कोई भी एसिड ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, जहां पे OH प्रेजेंट हो, तो 100% वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद अगर कहीं भी आपको SH दिख गया तो ये भी रिएक्ट करता है। कहीं भी आपको 7 नंबर, कहीं भी आपको NH दिख गया किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, तो ये भी करता है रिएक्ट, जस्ट बिकॉज अब आपको पता होगा सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, दे आर ऑल क्या, दे आर ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो हाइड्रोजन प्लस के जाने के बाद जो माइनस चार्ज आता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है, और जब वो स्टेबल होगा तो इसलिए वो रिएक्शन देगा और रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद 8वें नंबर पे आते हैं। 8वें नंबर पे जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज ऐसा होता है RC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H। तो मैंने आपको बताया था sp कार्बन है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब हाईली का मतलब काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। sp3 और sp2 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो वैसे केस में ये हाइड्रोजन देता है तो कार्बन पे माइनस आता है, और कार्बन का माइनस यहाँ पे स्टेबलाइज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ये कार्बन पर्टिकुलरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। तो 8वें के बाद 9वें नंबर पे आते हैं। और कौन सा ऐसा एग्जाम्पल होगा सर? तो ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता रखा है पहले कि अगर कभी भी ऐसा हाइड्रोजन हो जो कि जाने के बाद पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, तो वैसे केस में 100% ये हाइड्रोजन भी सोडियम से रिएक्ट कर सकता है। 9 के बाद 10 नंबर, राइट। तो मतलब ऐसा हो गया कि कहीं से हाइड्रोजन गया तो एरोमेटिक बन गया तो भी कर सकता है, कहीं से हाइड्रोजन गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस आया तो भी कर सकता है। उसके सारे एग्जांपल ये सब हैं। अगर कहीं से हाइड्रोजन गया और वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस क्रिएट कर रहा है तो वो 100% क्या कर सकता है, सोडियम से रिएक्ट कर सकता है। सिमिलरली, और ये वाला में क्या हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई तो ये करेगा। अब मान लो कोई बच्चा बोलता है क्या ये करेगा, तो आंसर है नहीं, कतई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये एग्जांपल नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई? ये लॉजिकली हम कर रहे हैं, हम कुछ याद बात नहीं कर रहे। दिस इज ऑल लॉजिक। पहला लॉजिक क्या है कि कार्बन आई मीन जो हाइड्रोजन गया तो उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रही है दैट मस्ट बी ओवर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा लॉजिक ये है कि अगर हाइड्रोजन गया तो जो भी नेगेटिव चार्ज बना दैट मस्ट मेक द मॉलिक्यूल एज एरोमेटिक। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां पे कि रेजोनेंस काफी डोमिनेट कर जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला एग्जांपल देता हूं, अगर आप देखोगे तो इस वाले एग्जांपल के अंदर भी आपका जो रेजोनेंस है वो काफी डोमिनेट कर जाएगा, ये रेजोनेंस डोमिनेट कर जाता है, और इस कारण से ये वाला भी एग्जांपल आपके सामने आ जाता है।
2 1 3, सॉरी ये नहीं होगा, राइट। तो आप अगर देखोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन अगर ये गया तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आपको अगर रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, चाहे ऊपर करे या नीचे करे। तो वैसे केस में ये वाला नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली स्टेबल हो गया अगर मैंने हाइड्रोजन को लूज करा तो, राइट। तो मतलब ये भी हाइड्रोजन एसिडिक के तौर पे बिहेव कर सकता है। मतलब यहां पर ये हो गया कि इसके बाद चाहे तुम यहां पर एक साइकिल लगा लो, चाहे कोई एल्काइल ग्रुप लगा लो, या जो लगाना है लगा लो, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जहां पर नेगेटिव चार्ज बनने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव शिफ्ट हो सकता है बाय द रेजोनेंस फेनोमेना, तो वैसे केस में हम बोल सकते हैं हाँ यहाँ पर ये हाइड्रोजन आराम से निकल सकते हैं। और जब निकलेंगे तो वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आई मीन इस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और बाकी बचे हुए जो होंगे वो सोडियम के साथ अटैच हो जाएंगे, राइट, और सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास, अगर कभी तुमको मतलब सर ऐसा एग्जांपल तो ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल, इसके एग्जांपल में मान लो ये मान लिया मैं, ये है मान लो, अब ऐसा कोई कंपाउंड है, देखो ये ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। और अगर कोई पूछता है क्या सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो आंसर है बिल्कुल ये सोडियम से रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, ऑब्वियस सी बात है, यही केस बन गया जो केस यहाँ तुमको दिख रहा है, ये केस बन गया इसलिए करेगा, अदरवाइज नहीं करता। या फिर कभी ऐसा होता कि मान लो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और फिर ऐसे करके ऐसा हो जाए, और फिर अगर बोला जाए कि क्या ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो आंसर है हाँ, ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और ये भी आपके प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। या फिर कभी अगर मान लो मेरे पास ऐसा आ जाए, तो अगर कोई पूछेगा क्या ये सोडियम से रिएक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा, सोडियम से रिएक्ट करके ये सोडियम के सॉल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल करेगा। अगर मान लो कोई करता है कि इसमें से कोई एग्जांपल ले लो, मैंने सपोज मैंने एसिटिलीन ले लिया, एसिटिलीन डाला और यहाँ पर मैंने सोडियम डाला, तो बिल्कुल करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और ये वाला माइनस और बगल में सोडियम प्लस लगा रहेगा। सिमिलरली अगर मान लो कभी ऐसा लगा हुआ है कि CH3OH है, राइट, अभी अल्कोहल आ गया और मैंने इसमें अगर मान लो सोडियम डाला, तो क्या रिएक्ट करेगा, तो बिल्कुल करेगा, बिकॉज मुझे OH लिंक दिख गया। अगर कोई बोलता है कि अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है CH3NH2 है, और अगर मैंने बगल में क्या डाल दिया, तो बगल में अगर मैंने सोडियम डाला, तो क्या ये करेगा, तो बिल्कुल करेगा, बिकॉज मेरे को NH लिंक दिख गया, NH लिंक दिख गया। अगर मान लो कोई बोलता है कि मेरे पास ये कंपाउंड है और यहाँ पर मैंने अगर ये वाला देखा और यहाँ पर मैंने SH डाल दिया और यहाँ पे मैं सोडियम डाल दूं, तो क्या ये रिएक्ट करेगा, तो आंसर बिल्कुल करेगा, बिकॉज यहाँ पे SH लिंक दिख गया। सिमिलरली अगर जो भी लिंक तुमको यहाँ दिख रहे हैं, अगर कोई सा भी लिंक तुम्हें दिख रहा है पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, तो वैसे केस में आप बोल सकते हो बिल्कुल ये करेगा। और सर मान लो अगर ये आ गया, तो कौन सा आ गया बेटा, तो अगर मान लो सर ये आ गया, तो क्या ये करेगा, अरे ये तो पक्का ही पक्का करेगा। क्यों, एक तो OH दिख रहा है और दूसरी बात क्या दिख रहा है मेरे को, ये एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, और एसिड तो ऑब्वियसली सोडियम के साथ बहुत ही विग्रसली अटैक करेगा, बहुत जल्दी रिएक्शन देगा। सर क्या पानी करेगा, बिल्कुल करेगा, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी OH दिख गया मेरे को, बिल्कुल ये भी करेगा। मतलब ये अगर तुमको दिमाग में है तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब सर सोडियम से करेगा क्या पोटेशियम से करेगा, अब यहाँ पे सोचो सोडियम से कर रहा है तो पोटेशियम से भी करेगा। लेकिन अगर जो भी तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी मेटल्स यूज होते हैं, जहां पे कि इस तरह के रिएक्शंस के ऊपर बात होगी, तो वो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम इन सब के ऊपर जाएगा भी नहीं, वो सोडियम, लिथियम, मैक्स टू मैक्स देगा, या फिर उधर जाएगा तो मतलब ऐसे ही एलिमेंट यूज करेगा। सोडियम सबसे फेमस है, सोडियम सॉल्ट सबसे फेमस होते हैं। आप लोगों ने अगर 10th क्लास में पढ़ा भी होगा तो आपने देखा होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, राइट। तो सोडियम के सॉल्ट सबसे फेमस होते हैं। मतलब जनरली आपको उससे एग्जांपल मिलेंगे, जो तुम पढ़ाई करोगे आगे तो उसमें मोस्टली एग्जांपल उसी के मिलेंगे, सोडियम सॉल्ट्स के। तो बेटा इस बात को अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना कंपैरेटिवली आसान होगा। मतलब ये हो गया कि फाइनली अगर मैं नटसेल बात करूं, तो नटसेल मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन एसिडिक है तो 100% वो सोडियम का रिएक्शन कर जाएगा। और हाइड्रोजन एसिडिक कैसे होता है, तो मैंने बता रखा है आपको। अगर हाइड्रोजन के जाने के बाद जो बना कॉन्जुगेट बेस, अगर वो स्टेबलाइज होता है आइदर बाय रेजोनेंस और बाय नेगेटिव चार्ज ओवर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रेजोनेंस, तो वैसे केस में बिल्कुल करेगा। अगर मान लो कोई बोलता है कि सर क्या ये करेगा CH3 और मैंने यहाँ पे डाल दिया सोडियम, क्या ये करेगा, तो आंसर है ये नहीं, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास CH बॉन्ड है, राइट, OH बॉन्ड नहीं है। जल्दी कॉपी करो सर। जैसे H2O प्लस Na से NaOH मिलता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण डिसोसिएटेड ही रहेगा, तब भी उसे रिएक्शन, हाँ बिल्कुल मानेंगे भाई। पानी तो टूट गया ना, ये पानी भी नहीं टूटा। बिल्कुल मानेंगे भाई, सोडियम से सोडियम प्लस बन चुका है, वो पहले सोडियम था, सोडियम प्लस बन चुका है, क्यों नहीं मानेंगे। और जो हाइड्रोजन गैस निकला है, क्या उसको रिवर्स कर सकती हो तुम, नहीं कर सकती हो ना, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया, जिसने H+ बना था पहले, फिर उसने सोडियम से रिएक्शन आई मीन इलेक्ट्रॉन लेके H2 बन गया, राइट। अब जो H2 बाहर निकल गया उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, वो हो चुका है, खत्म।
ठीक है, चलिए भैया, ये रिएक्शंस इररिवर्सिबल हैं, वापस नहीं आएंगे भैया। अब लिखो हेडिंग बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। सुनना ध्यान से, देखो होता क्या है बेसिक स्ट्रेंथ, लॉजिक समझो, फिर उसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉजिक क्या सुनो, लॉजिक ये है कि अगर कभी भी बेस कोई चीज होती है तो उसके अंदर क्या होता है मेजरली OH माइनस, राइट। अब OH माइनस को ही देख के बेस बताते हैं कि सामने वाला OH माइनस है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज यहां हो जाते हैं कि सर अमोनिया भी अपन बेस बोलते हैं बट वहां तो OH माइनस नहीं है। तो बेटा एक बात बताओ, अमोनिया क्या हवा में बेसिक बिहेव करेगा? नहीं, उसको पानी मीडियम में डालोगे, जैसे पानी मीडियम में आप डालोगे तो वो क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा वाटर का और OH माइनस रिलीज कर देगा और NH4 प्लस और OH माइनस बन जाएगा। बिल्कुल बात सही है। तो अगर अमोनिया के डालने से पानी ने OH माइनस रिलीज कर दिया या OH माइनस सर्टेनली अल्टीमेटली मुझे मिल गया, तो मतलब यह है कि अमोनिया एक बेस था। सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ कि हमने बोला कि भाई बेस होता क्या है, तो जिसके पास OH माइनस है चाहे कैसे भी लाओ तुम, OH माइनस आया, राइट। अब जब OH माइनस आया तो वैसे केस में OH माइनस अगर OH माइनस है, राइट, किसी तरीके से भी OH माइनस है, अगर हम उसमें H प्लस डालते हैं तो फाइनली दोनों मिलके बन जाता है पानी। बिल्कुल बात सही है। OH माइनस यहां पर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर OH माइनस बेसिकली बेस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। में जिस पे H प्लस डालते हैं तो बन जाता है H2O। बात सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोटोनेट करना OH माइनस को। अब OH माइनस यहां पे बेस है, सिंबॉलिकली मैं OH माइनस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अल्टीमेटली OH माइनस वो देता है, इस कारण से प्रोटोनेट करना उस पर्टिकुलर स्पीसीज को जहां से OH माइनस आ रहा है जितना आसान होगा, प्रोटोनेट करना उस स्पीसीज को जहां से OH माइनस आ रहा है जितना आसान होगा, वो पर्टिकुलर स्पीसीज उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जितना जल्दी ये दिमाग में तुम अपने प्रोसेस कर लो उतना आसान लगेगा तुमको बेसिक स्ट्रेंथ। इन जनरल ऐसा स्टेटमेंट कहीं मिलेगा नहीं तुमको लिखा हुआ, और इस कारण से बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कैसे करें। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, प्लस आई प्लस एम प्लस एच इन सब पे डिपेंडेंसी शो करते हैं और प्लस आई प्लस एम प्लस एच को देख के डिसाइड कर रहे होते हैं, मेजरली जो बच्चे स्मार्टली तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाए या नया इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो बच्चा वहां पे गिर जाता है, क्योंकि वहां पर हो सकता है प्लस एच प्लस एच प्लस एम प्लस आई तुमको हेल्प ना करे। वहां पे फिर तुमको जो बेसिक कंसेप्ट है बिहाइंड द बेसिक स्ट्रेंथ, वो वहां पर वो जो बेसिक डेफिनेशन है दैट कैन हेल्प यू देयर। मतलब द बेसिक डेफिनेशन इज जितना आसान होगा उस पर्टिकुलर बेसिक पार्ट को प्रोटोनेट करना उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। बस यही स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसी चीज को तुम तरीके तरीके से समझो, लगाओ, जैसे करना वैसे करो। इसका क्या क्या मतलब निकल सकता है, इसका मतलब ये निकल सकता है कि जब हमने इस चीज को प्रोटोनेट किया तो प्रोटोनेट करने के बाद जो बना, अगर ये स्टेबल है, यहां पे पानी सिंबॉलिकली मैंने बना दिया है, लेकिन जो भी बना अगर वो चीज स्टेबल है तो मतलब है ये बेस अच्छा रहा था। पहला चीज, जैसे वहां भी याद करो, जब H प्लस निकला था तो जो बना अगर वो स्टेबल है तो मतलब वो चीज अच्छी एसिड थी। ये तो हमने बताया था उनको, हर जगह वही करें हम लोगों ने कि अगर हमने उससे H प्लस निकाला तो जो बना कॉन्जुगेट बेस बना, जो कॉन्जुगेट बेस बना वो अगर स्टेबल है तो जो पेरेंट एसिड होगा वो बहुत अच्छा एसिड होगा। यही तो हमने कहा था आपको कि हम लोग बेसिकली कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि पर्टिकुलरली जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा उस पुराने बेस का वो क्या होगा, कंपेरेटिवली एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। वैसे यहां पे अगर प्रोटोनेट करना आसान है तो प्रोटोनेट करना आसान है का मतलब दो तीन निकल सकता है। पहला मतलब तो ये निकला कि जो बना वो स्टेबल होना चाहिए, एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका है देखने का कि अगर इस पे अटैक आसान हो रहा है तो मतलब है इस पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा रही होगी। बात समझो बेटा, दो मतलब निकला इसका। बना तुम्हारे पास ये मतलब जो फॉर्म्ड बना प्रोटोनेट करने के बाद, राइट, प्रोडक्ट formed product formed after protonation if stable then क्या, the corresponding base must be more basic। दूसरा चीज, अगर प्रोटोनेट करना आसान है तो ईज ऑफ प्रोटोनेशन का एक और मतलब ये हो सकता है
कि सामने वाले के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, राइट। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो प्लस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज ही हो, या हो सकता है नेगेटिव चार्ज ना हो लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो ड्यू टू लोन पेयर एंड स्मॉल साइज। दो बातें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, या फिर नेगेटिव चार्ज तुम्हें ज्यादा दिख रहा हो, राइट। नेगेटिव चार्ज तुम्हें ज्यादा दिख रहा हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का दो ही मतलब हो सकता है, या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो इन स्मॉल साइज, या फिर क्या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो अपन बोल सकते हैं इसका एसिडिटी हाई है। अब अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लोन पेयर ज्यादा है, या फिर लोन पेयर स्मॉल साइज में काफी ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, तो वैसे केस में ऑब्वियसली वहां पर एक नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बनी हुई है। अब जब H प्लस आएगा तो उसको बहुत सारा नेगेटिव चार्ज दिखेगा, तो इसलिए वो अट्रैक्टेड फील करेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्टेड वो फील करेगा, जितना ईज ऑफ प्रोटोनेशन होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो मतलब दो तरह से समझ में आ गया, एक तो प्रोडक्ट को देख के, और दूसरा ईज ऑफ प्रोटोनेशन। मतलब ईज ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब सामने वाले के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज, तो हायर द ईसीडी मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। अगर तुम्हारे दिमाग में ये दोनों बात आ गई, समझ में आ गया, तो तुम सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर लोगे। अब ईसीडी को बढ़ाने का तरीका क्या है, तो ईसीडी को बढ़ाने का तरीका, अब सुनना ध्यान से बेटा, जब H प्लस का अटैक होगा, सुनना, जब H प्लस का अटैक होगा तो जो भी बनेगा, यहां तो पानी बना वो न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज वाइज न्यूट्रल है। लेकिन अगर मान लो पहले से लेट्स सपोज मेरे पास NH2 होता, पहले से मेरे पास NH2 होता, जब मैं इस पे H प्लस का अटैक करता तो क्या होता, मेरे को बनता NH3 प्लस, राइट। एक वैलेंसी खाली है, उसमें कुछ भी लगा होगा, पता नहीं, जो भी लगा हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो NH3 प्लस है, ये स्टेबलाइज कब होगा, तो ये स्टेबलाइज तब होगा जब इसका प्लस चार्ज कम हो, और इसका प्लस चार्ज कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको रेजोनेट कर सकते हैं, अगर इसके पास पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस की थी, ऑल्दो इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि या तो ये स्टेबलाइज हो जाए, या नहीं तो जब एक्सप्रेस अटैक हो रहा था तो उस दौरान इसके पास डेंसिटी चार्ज की ज्यादा हो। अब इसकी चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाने का क्या तरीका है, तो इसकी चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, तो वो तरीका ये है कि इसका चार्ज डेंसिटी किसी के थ्रू सपोर्टेड हो, मतलब सामने में कोई ऐसा बैठा हो जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बढ़ाने वाला हो, और बढ़ाने वाला जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होता है वो कौन होता है, वो होता है प्लस एम प्लस आई प्लस एच, राइट। ये तीन इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बढ़ाते हैं, राइट। तो जो भी इस चीज को सपोर्ट करेगा, जो भी इफेक्ट इस चीज को सपोर्ट करेगा, वो अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा। मतलब ये हो गया कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो बढ़ी हुई है, उसमें जो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किससे सपोर्टेड हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज सपोर्टेड, बेसिक स्ट्रेंथ सपोर्टेड बाय प्लस एम, सपोर्टेड बाय प्लस आई, सपोर्टेड बाय प्लस एच, प्लस एम प्लस एच प्लस आई। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, राइट, माइनस एच एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली नीचे लिख लेना, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। सर इसके ऊपर भी कुछ है, हाँ इसके ऊपर भी कुछ है, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज जो बना, अगर जो भी चार्ज बना आफ्टर दैट प्रोटोनेशन, अगर वो स्पीसीज क्या हो जाए, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है वो भी हमको कंसीडर में रखना है, तब भी आपको बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अल्टीमेटली हमें प्लस एम प्लस एच प्लस आई चेक करना है। जिस भी पर्टिकुलर कंपाउंड के पास ये तीनों ग्रुप ज्यादा होगा उसकी ईसीडी ज्यादा होगी, ईसीडी ज्यादा होगी तो प्लस एच का अटैक करना, प्लस का अटैक करना आसान होगा, प्रोटोनेशन करना आसान होगा, और करस्पॉन्डिंग बेस का बेसिक स्ट्रेंथ हायर होगा, एज सिंपल एज। क्या है, सबको क्लियर है? अब सुनना ध्यान से बेटा, तो सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट बेस है जिसका नाम है एमाइन बेस, तो लिख लो हेडिंग अमाइन बेस। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अमाइन बेस, अमाइन बेस क्या होता है, तो ऐसा बेस जिसमें कि NH2 लगा हो, N अगर अपने साथ इस वैलेंसी पे चाहे जो भी लेके आए हो, अगर ये तुमको दिख गया तो आप आइडेंटिफाई करोगे इसको एज अ अमाइन बेस। अगर आपको ये लगा हुआ दिख गया तो आप इसको आइडेंटिफाई करोगे एज अ अमाइन बेस। अब अगर आप इसको अमाइन बेस की तरह आइडेंटिफाई करोगे तो इसके दो केसेस बनते हैं, पहला तो इन गैसियस मीडियम, तो इन गैसियस मीडियम, अगर ये गैसियस हैं तो क्या होगा,
तो वैसे केस में हमेशा जो 3 डिग्री अमाइन होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री अमाइन होगा और फिर 1 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लास्ट में कौन होगा? अमोनिया। ये होगा तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे 3-3 आर दिख रहे हैं, 3-3 प्लस एच या प्लस आई दिख रहा है, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, राइट, और यहाँ पर 1 भी नहीं दिख रहा। तो ये आर जो होते हैं ये आर इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और इस कारण से यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि चार्ज डेंसिटी के बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लग गया। सिमिलरली यहाँ पर 2 पुश कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 पुश कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 भी नहीं कर रहा होगा पुश, राइट। हाइड्रोजन थोड़ा बहुत प्लस आई शो करता है, बट उसको हम सिग्निफिकेंटली देखते नहीं है। तो ये तुम्हारे चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा माइनस बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम होगा, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी कम होगा। और इस कारण से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर उसकी। क्योंकि जब मैं H+ का अटैक कराऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ H+ यहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक करेगा, सबसे फेवरेबल अटैक होगा। ऐसे क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है तो प्लस को अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, और अटैक जो टेंडेंसी है उसकी वो बढ़ जाएगी, और जिस कारण से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, राइट। मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा ईज ऑफ प्रोटोनेशन होगा उतना ही बेटर क्या होगा? उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। अब ये तो सबको सिंपल बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इन एक्वस मीडियम। तो लिखेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो फिर लिखता हूं एक्वस मीडियम। तो इन एक्वस मीडियम। अब इन एक्वस मीडियम का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो H2O है वो सॉल्वेंट है, यही तुम्हारा सॉल्वेंट है। दिस H2O विल बी सॉल्वेंट, H2O विल बी योर सॉल्वेंट। अब होता क्या है, देखो, जब आप इसको वाटर मीडियम में डालते हैं, राइट, तो सर एक बात बताओ, ऊपर वाला बेस कैसे, जबकि इसने तो एक्वस मीडियम में है ही नहीं, और कोई भी बेस एक्वस मीडियम में बेस होता है। तो बेटा मैंने आपको बताया था आर्हेनियस कंसेप्ट बोलता है, उसके बाद और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड है, लुइस है, उनके पास ऐसा कोई फाइट नहीं है मीडियम का, राइट। तो मैं मीडियम तो यहाँ पर इन जनरल होता है वाटर, बट ऐसे तो आप कहीं भी कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने हमने तीनों थ्योरी पढ़ रखी है, कहाँ पर? आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 to 1 सारे पर्टिकुलर जो टाइप्स ऑफ अमाइंस हैं उसके रिएक्शन दिखाए, अगर मैं यहाँ बात करूं एक्वस मीडियम के अंदर, तो लेट सपोज हमने पहले कंसिडर किया 1 डिग्री अमाइन, हमने कंसिडर किया 1 डिग्री अमाइन, ये तुम्हारा 1 डिग्री अमाइन है, राइट। इसको हमने डाला वाटर मीडियम में, प्लस किया इसमें, फिर कुछ हुआ क्या? क्यों नहीं देता पेन? प्लस लिया H2O, राइट। जैसे हम ये लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना बेटा, जैसे हम इन दोनों को लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा RNH और एक H और साथ में एक प्लस चार्ज, और बाहर निकलेगा OH माइनस। ये निकलेगा बाहर पानी में डालने के बाद, बिल्कुल यही निकलेगा। ये सबको दिख रहा है क्या? जब हमने 1 डिग्री अमाइन लिया तो हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है वो इसका हाइड्रोजन इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, और फाइनली बन जाएगा RNH3 प्लस, और बाहर क्या निकलेगा? OH माइनस, राइट। ये पहला प्रोडक्ट हुआ जब हमने क्या लिया? 1 डिग्री अमाइन। ये है 1 डिग्री अमाइन। वही अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लूं, वही अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लूं, तो 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा? RNRH, और हमने इसमें भी लिया पानी, और बन गया इसका RNHHR, और बाहर निकला OH माइनस, ठीक है। सिमिलर फैशन में हमने 3 डिग्री अमाइन भी यूज करा, ये 3 डिग्री अमाइन ले लिया हमने, इसमें डाला हमने पानी, और हमारे पास आया RNRRH, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ भी प्लस चार्ज, और बाहर निकला OH माइनस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर के अंदर जो ऑर्डर होता है ये ऑर्डर सिमिलर नहीं होता। सिमिलर नहीं होता का मतलब सर, मतलब ये ऑर्डर जैसा गैसेस मीडियम में था वैसा यहां होगा, ऐसा नहीं होता। सिमिलर ऑर्डर नहीं होता। तो क्या होता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले इसको कॉपी करो। क्या होता है ऑर्डर, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं अब इन तीनों एग्जांपल्स की, तो सर एक बात बताओ यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंट क्यों हो जाता है? देखो होता क्या है, अगर तुम लोगों ने कभी कहीं पढ़ा होगा अमाइन बेस का ऑर्डर, तो आपने देखा होगा कि एक्वस मीडियम के अंदर वो 3 to 1 नहीं होता, कहीं पे 2
फिर 1 कभी 3 हो जाता है, राइट, कभी 2 3 आई मीन कभी 2 1 3 कभी 2 3 1 ऐसा होता है, डिपेंड करता है आर कौन है, एल्काइल है, एल्काइल में मिथाइल है या कोई और है, राइट, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के पीछे तो देखो एक तो प्रैक्टिकल रीजन है ही है, जो कि लोगों ने पीके वैल्यू निकाल के देखा या पीकेबी वैल्यू निकाल के देखा, और वीकर बेस होंगे सारे ऑर्गेनिक बेस, तो यहाँ पे पीकेबी डिफाइन हो जाएगा या केबी डिफाइन हो जाएगा। तो केबी पीकेबी के बिहाफ पे लोगों ने डिसाइड कर दिया कि ये अच्छा ये बुरा, राइट, लेकिन कुछ तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए उसका। तो एक्सप्लेनेशन क्या होता है, सुनना, एक्सप्लेनेशन ये होता है कि अगर आप इसको वाटर मीडियम में रखते हो तो होता क्या है कि जो वाटर के साथ सॉल्वेशन कैपेसिटी है, राइट, जो सॉल्वेशन कैपेसिटी है वो घटती है एट द कॉस्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट। फिर से बोल रहा हूं बेटा, देखो H प्लस का अटैक होना आसान हुआ, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि भैया यहाँ पे 3 3 प्लस आई है, राइट, 3 3 प्लस आई है, तो H प्लस का मीन इससे पानी का अटैक होना आसान हो गया, राइट, इसके ऊपर अटैक होना आसान हो गया। यहाँ पर भी 3 3 तुमको ध्यान दो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी कंपेरेटिवली आसान है, और यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक ही प्लस आई है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ गई, प्रॉब्लम जब प्रोडक्ट बना तब आ गई। यहां पे प्लस आई के कॉस्ट पे आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो वो देखो, आप क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वो देखो। तो आप प्लस आई के कॉस्ट पे हाइड्रेशन सॉल्वेशन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर आप 3 डिग्री की बात करो तो यहां पर आफ्टर बिकमिंग दिस यू नो दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, ठीक है, ये क्वाटनरी सॉल्ट है अमोनिया का, आई मीन नाइट्रोजन अमाइंस का, ये क्वाटनरी सॉल्ट ऑफ अमाइन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वाटनरी सॉल्ट जो है ये पर्टिकुलरली एक हाइड्रोजन कंटेनिंग है, राइट, और एक हाइड्रोजन कंटेनिंग है तो मतलब है कि एक ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है पानी के साथ, राइट। मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन रखा अपने पास जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां मिलता है, OH में, FH में और NH में, राइट, तो इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। तो जब जिस मीडियम में आप हो आपको उसी मीडियम से दोस्ती कम हो गई आपकी, किसके कॉस्ट पे, प्लस आई के कॉस्ट पे। तो शुरुआत में प्लस आई हेल्प कर रहा था, लेकिन जब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वही प्लस आई उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। साबित क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है बहुत ज्यादा, तो वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्वेट ही नहीं हो पा रहा है, और जब ज्यादा सॉल्वेट नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको शो करना था वो शो ही नहीं कर पाएगा बहुत ज्यादा, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं शो कर पाएगा। लेकिन अगर तुम इसकी बात करो, इसकी बात, तो इसके पास क्या हो रहा है, तो इसके पास दो दो हाइड्रोजन है आफ्टर सॉल्वेशन, आफ्टर दिस वाटर के साथ बॉन्डिंग, इसके पास दो दो वाटर के साथ बॉन्ड करने के लिए हाइड्रोजन है, जो कि क्या बनाते होंगे, जो कि बनाते होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मतलब ये कंपैरेटिवली मोर सॉल्वेटेड है इनसाइड द सॉल्वेंट, राइट। और इस वाले में देखो तो बिल्कुल इस वाले में तो 3 3 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली ये तो और ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, ये तो और ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, लेकिन ये सॉल्वेटेड तो है लेकिन इसके पास प्लस आई कम है, तो मतलब इसका ये प्रोसेस स्लो रहा होगा, ये प्रोसेस फास्ट रहा होगा, इसका ये प्रोसेस भी कंपैरेटिवली फास्ट रहा होगा और ये वाला भी इसके लिए अच्छा है। इसका ये प्रोसेस तो फास्ट रहा लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो उतना अच्छा नहीं हुआ। याद करो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, क्यों समझाया था, क्योंकि मैंने जो ये दो इंपैक्ट बताए थे यही दो इंपैक्ट आपके बेसिक स्ट्रेंथ को मेनली इनहांस, मेनली बढ़ा या घटा रहे होते हैं। तो या तो आप मतलब दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि प्रोटोनेशन कितना तेजी से हो रहा है और जो बना वो कितना स्टेबलाइज्ड है। तो तुम देखो यहां पे प्रोटोनेशन तेज हुआ, यहां पे इस वाले केस में, अगले वाले केस में प्रोटोनेशन तो तेज हुआ लेकिन जो बना वो उतना स्टेबल नहीं है। सर स्टेबल क्यों नहीं है? सर वाटर से बॉन्ड नहीं बनाने का मतलब स्टेबल नहीं है? बिल्कुल सर, क्यों? क्योंकि अगर ये वाटर से बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन बढ़ेगा, एंड मोर द अट्रैक्शन inside the solution with solvent more will be the stability of solute, isn't it? हम सबको पता है, हम किसी क्लासरूम में जाते हैं, हम जितना बच्चों के साथ घुल मिल जाएंगे हम उतने कंफर्टेबली पढ़ाई कर पाएंगे, उतनी कंफर्टेबिलिटी के साथ हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने ला पाएंगे। तो इस कारण से ये अंदर जाके बहुत अच्छे से दोस्ती नहीं कर पा रहा, ये बेस्ट केस सिनारियो बन रहा है, ये दोस्ती भी अच्छा कर ले रहा है और साथ में इसके पास प्रोटोनेट करते समय इसको एक हेल्पिंग फैक्टर भी है, दैट इज 2 प्लस आई, एंड दैट इज व्हाई 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। आप लोगों ने अभी तक रटा होगा, अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो रटा होगा कि 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है,
फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, वो डिपेंड करता है कौन है एल्काइल, या 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप लोगों ने ये रटा होगा फॉर श्योर। अब समझ में आया क्या क्या रीजन है 2 डिग्री सबसे आगे जाने का? 2 डिग्री दोनों केस को बड़ा सही से सेटिस्फाई कर पा रहा है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, मतलब इसकी भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक रख रहा है, काफी अच्छा रख रहा है, और ये भी काफी अच्छे से करवा पा रहा है। आ गया समझ में सबको? सबको समझ में आ गया? तो मतलब आप लोगों ने प्लस आई के कॉस्ट पे किसको सैक्रिफाइस करा? सॉल्वेशन को सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये वाला केस क्या बन गया, जहां पे प्लस आई भी ठीक ठाक है, अच्छा है, और सॉल्वेशन भी परफेक्ट चल रहा है। तो इसलिए दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो पॉसिबल। प्लीज कॉपी दिस। अगले वाले पे आ जाऊं सर, फिर एक और 3 डिग्री में कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ बेटा, अब वही मैं बोला ना पार्थ, कि बेसिकली 2 डिग्री सबसे अच्छा होता है। ये चीज तो आपको समझ में नहीं आता था, अब आज समझ में आ गया, एक्सेप्शनली अच्छा हो जाता है, जबकि 2 डिग्री को किसी हालत में अच्छा नहीं होना चाहिए था, या तो 3 को आगे होना चाहिए, या 1 को, अगर कोई एक्सेप्शन केस भी बनता है, कुछ भी ऐसा बनता है तो। बट 2 का सामने आना वॉज अ बिग ट्रॉमा, बिल्कुल भी अलग अलग सा ही लग रहा था कुछ तो। 2 तो सडन से आउट ऑफ द ब्लू सामने आ गया, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट आगे आता है, एक्सट्रीम राइट आगे आता है। जैसे लास्ट क्लास में भी याद करो कि प्लस आई जितना बढ़ रहा था उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, क्यों? क्योंकि वहां पर वो SIR इफेक्ट आ गया था, राइट? तो मतलब एक्सट्रीम ही होता है, बट यहाँ एक्सट्रीम नहीं हुआ, यहाँ पे कोई मीडियोकर सबसे सामने आ गया, तो उसको समझाने के लिए सब मेरे को करना पड़ा। अब 3 और 1 का क्या ऑर्डर होगा? तो बेटा सब में सेम नहीं होता, मिथाइल में अलग होता है और बाकी अल्काइल्स में अलग होते हैं। और वो क्यों होते हैं? वो तो कंपैरेटिवली क्या है, हम लोग कंप्लीटली केबी वैल्यूज देख के डिसाइड करके बताते हैं, लेकिन केबी वैल्यू देख के बताते हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि वाई 2 डिग्री हाईएस्ट। आड़ी बात समझ में? सर 1 एंड 3 में फिर 1 ज्यादा, 1 एंड 3 में फिर 1 होगा ना? नहीं, 1 और 3 में कभी 1 होगा, कभी 3 होगा, कभी ये फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा और कभी ये फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सामने में कौन सा एल्काइल लगा हुआ है, वही मैं लिखा रहा हूं ओवरऑल ऑर्डर। तो लिख लो ओवरऑल ऑर्डर। तो सबसे आगे 2 डिग्री अनडाउटली, फिर 1 डिग्री, और फिर 3 डिग्री, और फिर अमोनिया। लेकिन ये कब? ये तब, जैसे 2 डिग्री का मतलब हो गया RNHR, फिर ये 1 डिग्री का मतलब हो गया RNH और H, और ये हो गया RNR और R, और ये तब, और फिर NH3 तो सामने है ही तुम्हारे, ये तब जब R की जो वैल्यू है वो मिथाइल है, मतलब R जो है वो मिथाइल है। ठीक है, ये तब जबकि R मिथाइल है, R एक तुम्हारा क्या है, मिथाइल है, ये तब लगाओगे। और उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर के बाद ये मतलब आगे दूसरे वाले में फिर आता है 2 डिग्री, ये तो अनडाउटली सबसे आगे है, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर अमोनिया। ये तब जब R इज नॉट मिथाइल। तो क्या है? तो R इज अ हायर एल्काइल, हायर एल्काइल, हायर एल्काइल, मतलब ये मिथाइल नहीं है, उससे ज्यादा है, लाइक इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक तो पिछले केबी वैल्यू देखते हैं, और चाहे तो बहुत सारे दिमाग और लगाया जा सकता है, बट दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये तुमको समझ में आ गया वाई 2 डिग्री इज हाईएस्ट। थोड़ा सा याद रख लेना है 1 डिग्री 3 डिग्री वाला केस, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा अपना कुछ दिमाग लगा के, बट अल्टीमेटली तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन ये याद नहीं रखना पड़ेगा, यह हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, व्हाई 2 डिग्री इज हैविंग हाईएस्ट बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ इनसाइड एक्वस मीडियम इन केस ऑफ अमाइंस। तो आप बोल सकते हो बिकॉज 2 डिग्री का हैव बोथ द केस perfect, one plus I is more and other it has two hydrogen to have hydrogen bond with the solvent water, right? So that's why solvation is more as well as plus I is more, so the both effect makes it क्या, फर्स्ट। उसके बाद इन दोनों के पीछे का क्या रीजन है? तो रीजन तो आप केबी वैल्यू से निकाल के देखते हैं, केबी से निकाल के बता देते हैं क्या होता है। अगर हम दिमाग लगाना चाहेंगे तो दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं दिमाग नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बट क्यों करना है इतना दिमाग लगाना? जहां पे लॉजिकल आंसर है वो मैंने बता दिया, जहां पे लॉजिकल रहने के बावजूद याद करना पड़ जाएगा तो क्या मतलब है इस चीज का?
अब कोई बोलेगा इसके पीछे का रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। देखो बिल्कुल सही बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें 3 डिग्री वाले में सबसे ये हो जाएगा ना, सबसे लास्ट में आ जाएगा 3 डिग्री वाला। साइज मुझे लगता है साइज आंसर होना चाहिए इसका, साइज के कारण होना चाहिए, बल्कि इफेक्ट के कारण शायद वो लोन पेयर के ऊपर कुछ इम्पैक्ट होगा। लेकिन चाहे जो भी एक्स वाई जेड दिमाग लगाने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ ना कुछ तो निकाल सकते हैं इसका आंसर। लेकिन अगेन किसी बुक्स में ऐसे मिला वो मिलेगा नहीं तुमको ऐसे लिखा हुआ। लेकिन 2 डिग्री भी क्यों सबसे आगे ये भी नहीं मिलेगा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड, हाँ दिखा रहा हो बेटा। हायर एल्काइल वाले का मतलब हो गया बेटा, हायर का मतलब हो गया मिथाइल नहीं हो, कुछ भी और हो मिथाइल ना हो, मतलब आर कुड बी इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एटसेट्रा। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड अग्रिम को देख रहा है, दिखा दो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहली चीज तो आ गई सर कि एसीडी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पहला चीज तो ये समझ में आ गया। 3 बातें जो हमें थंब रूल बना के चलना है इसके अंदर। दूसरी बात कि अगर कभी भी जो प्रोडक्ट बना मेरा, जो प्रोडक्ट है वो अगर स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल तो भी क्या है। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन, ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन कम्स अंडर द फर्स्ट ओनली। व्हाई? अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है तभी तो डेंसिटी हाई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा तो डेंसिटी हाई नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ है, फिर वही चीज वहां है, वही चीज वहां है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो ऑब्वियसली डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी एक जगह पर, और जब तक नहीं होगी तब तक बेसिक स्ट्रेंथ हाई नहीं होगा। तो इसी पॉइंट का ही सब पॉइंट है, बट एक जगह मैंने लिख दिया। अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइजेशन हो रखा है, तो वैसे केस में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, प्रोडक्ट अगर स्टेबल हुआ तो भी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और इन तीनों को बनाने के लिए जो इंपैक्ट देखते हैं वो देखते हैं प्लस एस प्लस एम और प्लस आई, राइट। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। तो लिखो हेडिंग बेटा, कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर दी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सारे रूल से बन रहा है। एक तो एसीडी पे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन पे बन रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल हो रहा है, रेजोनेंस में है, और यहाँ पर नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बेसिक होगा। ऐसे भी ये वाला माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये वाला माइनस आई नहीं शो करेगा, ये वाला माइनस एम शो करेगा, ये वाला नहीं करेगा। माइनस एम क्यों करेगा सर, विनाइल ग्रुप माइनस एम शो करता है, राइट। चलो यहाँ पे देखो ये डिलोकलाइज हो जाएगा, ये डिलोकलाइज नहीं है, तो ऑब्वियसली ये मेरा आंसर हो जाएगा। सर एक बात बताओ, आपने एक बात और बताई थी ना, क्या कि अगर इस पे हमने हाइड्रोजन ऐड किया, ये NH4 NH3 प्लस बन जाएगा, राइट। तो अगर NH3 प्लस बन जाएगा तो वैसे केस में तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। तो NH3 प्लस बना, और यहाँ पर जब बनेगा तो यहाँ भी NH3 प्लस बनेगा। इसका प्लस चार्ज डिलोकलाइज होगा रेजोनेंस में, इसका नहीं होगा। तो आपने बोला था प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हुआ तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो सर आपने तो उल्टा कर दिया अब यहाँ पे। बोलो 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 जल्दी बोलो, गलत है या सही है। अगर मैंने कहा कि एक में प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसा बनेगा, राइट, एक में प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, है ना। अब हमें सारी बात को तो ध्यान रखना होगा ना। पहला तो क्या है कि NH2 हमने बनाया, तो हमने जो 3 फैक्टर आपको बताए हैं उन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमने अटैक करा तो बना तुम्हारा H प्लस, प्रोटोनेशन किया इसका, प्रोटोनेशन करने के बाद बना तुम्हारा NH3 प्लस, राइट। और यहाँ जब हमने H प्लस का अटैक किया तो आई गॉट NH3 प्लस। But the difference is, in one case you get this plus charge delocalized, in other case you don't know, you cannot get this plus charge delocalized. तो फिर समझदार हो गए सारे के सारे समझदार हो गए भैया। सुपर मास्टर इफेक्ट लग रहा है तुम लोगों को, है सुपर मास्टर इफेक्ट लग गया भैया, बोलो। नो रेजोनेंस सर, वहां रेजोनेंस नहीं होगा। हाँ शेफाली शर्मा जी, रेजोनेंस नहीं होगा। पहले तो रेजोनेंस होगा, अभी रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो रेजोनेंस देखो, डीलोकलाइजेशन वाला एक फैक्टर तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने तो 3 फैक्टर बताए ना, डीलोकलाइजेशन प्लस आई, राइट, डीलोकलाइजेशन प्लस आई, और क्या बताया तीसरा,
मतलब डिलोकलाइजेशन प्लस इफेक्ट, और तीसरा क्या बताया, स्टेबिलिटी, राइट। तो ये तो ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो वैसे केस में इनफैक्ट ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों सर ज्यादा स्टेबल है? ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है बेटा, ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके नीचे लगा हुआ कौन है, तो इसके नीचे लगा हुआ है माइनस आई इफेक्ट, और इसके नीचे कौन लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट, राइट। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये प्लस चार्ज नहीं जाएगा रेजोनेंस में। मैंने समझाया था NH3 के पास NH4 प्लस या NH3 प्लस अगर कभी भी दिख जाए तुमको, तो वहां पर N के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, प्लस चार्ज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत ही मैंने इसी से की थी रेजोनेंस की, राइट। तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो अब इन दोनों में देखो तो ऑब्वियसली ये वाला डिलोकलाइज है, एक ही जगह बैठा हुआ होगा, सॉरी लोकलाइज्ड है, एक ही जगह बैठा होगा, बिकॉज ये पार्ट लेगा रेजोनेंस में। मैंने बताया था ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वेरएज यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इस कारण से ये आंसर हो गया। अब अगले वाले पे आ जाओ। इस वाले में देखो ये वाला माइनस आई, ये भी माइनस आई, ज्यादा अच्छा माइनस है इसका Cl का, तो इसका कम हो गया, तो इसका माइनस आई अगर कम है ज्यादा बेसिक हो गया। इन दोनों में आ जाओ तो ये तुम्हारा प्लस एम शो करेगा, राइट। ये तुम्हारा क्या शो करेगा, ये तुम्हारा प्लस एम शो करेगा, ये तुम्हारा प्लस एच शो करेगा, और ये तुम्हारा क्या शो करेगा, ये तुम्हारा माइनस एम शो करेगा। तो अब ऐसी बात है, हमें प्लस इफेक्ट को ही देखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ये भी बढ़ा देगा, बट ये नहीं बढ़ाएगा, राइट। तो इस कारण से ये बढ़ाएगा तो छोड़ो दूर की बात है, घटा देगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घट गई तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। अच्छा 6 नंबर का आंसर क्या कहते हैं, 6 वाला का, 6 का आंसर आप लोगों ने क्या किया बेटा? देखो अगर मैंने यहाँ पे H प्लस लाया तो ये प्लस आने के बाद ये एरोमेटिक हो जाएगा, नहीं। अगर यहाँ पे प्लस चार्ज आ भी गया, लेट्स सपोज H प्लस तुमने डाला और फिर ऐसे तुम्हारा ये बन गया, ये एन लग गया, यहाँ पे प्लस आ गया, राइट, तो भी एरोमेटिक नहीं बनाइए। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो काहे का एरोमेटिसिटी? बात समझ में आ रही है? तो बच्चों को लगता है ये एरोमेटिक हो गया, नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है। तो सर एक बात बताओ, फिर ये पार्टिसिपेट करेगा क्या रेजोनेंस में? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? इसलिए नहीं करेगा बिकॉज अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो करेगा, बट ऑब्वियसली एंटी एरोमेटिक कौन बनना चाहता है, तो नहीं बनेगा। तो कोई पूछेगा सर क्या एंटी एरोमेटिक है, तो आंसर है हाँ, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो वैसे केस में ये माइनस आई लग रहा है इसके ऊपर, इसमें प्लस आई लग रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा हो गया। इसमें देखो रेजोनेंस हो गया, इसमें रेजोनेंस नहीं है, राइट, तो ऑब्वियसली ये आंसर होगा। और इसका तो 100% रेजोनेंस में जाएगा। क्यों? अगर रेजोनेंस में गया तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, राइट। इसका रेजोनेंस में आना तो बहुत जरूरी है, जरूरी है, तो ऑब्वियसली ये चला गया, डिलोकलाइज हो गया, ये डिलोकलाइज नहीं है, तो आंसर हो गया ये ज्यादा है इससे। इन दोनों में देखो तो ऑब्वियसली गैसेस दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 2 डिग्री विल बी मोर देन 1 डिग्री, 2 डिग्री विल बी मोर देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर रेजोनेंस में तो जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं। अगर रेजोनेंस में गया तो एंटी एरोमेटिक बना देगा उसको, राइट। रेजोनेंस में जाएगा, चला भी जाएगा तो एंटी एरोमेटिक बन गया ना, राइट। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो H प्लस का अटैक होगा, सही लिखा है ध्यान से। बेसिकली ये चीज H प्लस के ऐड होने के बाद, समझे क्या हो रहा है, H प्लस के ऐड होने के बाद ये चीज एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जा रही है। बात समझ में आ रही है? दुनिया में कोई चीज अगर एंटी से नॉन बन रहा हो तो वो काम वो पागलों की तरह करना चाहेगा। सही था आपका आंसर आर्नी। बेसिकली प्रोडक्ट चेक करना था यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल, सबसे पूछा भी आंसर, सबने बी मोर देन ए किया था, राइट। यहाँ पर इसने जब H प्लस गेन करा तो ये एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बना, और ये जब H प्लस गेन करेगा तो पहले भी नॉन एरोमेटिक था, बाद में भी नॉन एरोमेटिक ही बनेगा, राइट। तो वैसे केस में ऑब्वियसली अगर कोई चीज एंटी से नॉन बन रही है तो वो काम तो वो बहुत जल्दी करना चाहेगा। और जब कोई चीज बहुत जल्दी करना चाहता है, मतलब अगर कोई H प्लस जल्दी एक्सेप्ट करना चाहता है बेस, इसका मतलब वो बेस बहुत ही पावरफुल बेस रहा होगा। समझ में आ गई सबको? इस लोन पेयर के कॉस्ट पे कोई अपनी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा गेन कर रहा है, तो वो आंख बंद करके अंधों की तरह कूदेगा उसमें, और 100% अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ताकि उससे क्या हो जाए, उसकी एंटी एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट हो जाए। और जब वो कोई चीज नॉन बन जाएगा तो ऑब्वियसली वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस कारण से ऐसा होगा। सर तीनों कंडीशन होनी चाहिए ना बेटा, तीनों कंडीशन में भी जो जो मैंने देखो, अब यहाँ पर ना इतने पढ़ने के बाद एक समझदारी तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। समझदारी क्या आनी चाहिए? कौन सा कंडीशन प्रायोरिटाइज लग रहा है। जहां पर कोई चीज एंटी एरोमेटिक से नॉन बन रहा होगा तो वो कंडीशन तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? उसके बाद ये डीलोकलाइजेशन वोकलाइजेशन वाला फैक्टर आएगा, बिकॉज इस फैक्टर से बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा।
यहाँ पे सब नॉन एरोमेटिक थे या सब एरोमेटिक थे, तो उसके बाद डिलोकलाइजेशन वाला फैक्टर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। बट यहाँ पर क्या रहा, कोई चीज एंटी से नॉन बन रहा है, बहुत स्टेबिलिटी है बढ़ा रहा है अपनी, राइट। तो हमें अब इतना पढ़ने के बाद अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एरोमेटिसिटी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके बाद जो है वो मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट आता है, राइट, उसके बाद इंडक्टिव वाला पार्ट आता है, राइट, और इन सबसे ज्यादा ऊपर होता है स्ट्रेन रिलीफ जब हम कार्बोकैटायन पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, और फिर स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट टॉपिक दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखना बच्चों।